नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। बंगाली में कहावत है। उस कहावत में बोलता है कि सैकड़ा ठुकठाक कामारे रैगा। मतलब जो सोनार होता है, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स में काम करता है, वो तो बहुत ही कीमती चीज़ है। तो उसको ठुक ठुक करके धीरे धीरे उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है। लेकिन जो लोहार है, जो लोहे का काम करते हैं, उसको पूरा ताकत लगा के दराम से मारना होता है। और वही चीज़ अभी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनका तृणमूल कांग्रेस के साथ होने वाला है। क्यों ये सब चीज़ बोल रहा हूँ? क्योंकि कल दिल्ली में बहुत बड़ा एक हंगामा होने वाला है, और जिसमें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का दी एंड होने का शुरू हो गया। वो वाला पार्ट आ रहा है। वो तो क्या हो रहा है आपको बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन ये लोगों के अंदर ममता बनर्जी को लेकर कितना घिनौना बात है, वो एक बार देखिए। ये बंगाल का रूरल एरिया का पिक्चर है, जहाँ पर अभी भी बहुत सारे जो सेंट्रल फैन है, जो जो ये आप देख सकते हैं लोगो, जल जीवन मिशन जो सेंट्रल का फंड आता है, वहाँ पर ममता बनर्जी अपना इतना बड़ा तस्वीर लगा के मुस्कुराते हुए पिक्चर लगाते थे और लोगों को ये गुमराह करते थे कि भाई देखो, यहाँ पर दीदी है, यहाँ पर ममता बनर्जी है, इसलिए आपको सब कुछ मिल रहा है। अगर यहाँ से दीदी हट जाएंगे तो भाजपा तो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि कैसे चोरी करके ममता बनर्जी ये सारे साम्राज्य चला रहे थे। और गुस्सा गुस्सा इतना फुट फुट के आ रहा है कि देखिए कैसे उनका तस्वीर को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि ये छवि जो है, ये तो बस एक ट्रेलर बोल सकते हैं। पूरा बंगाल में ऐसे ही पूरा तृणमूल कांग्रेस के लिए लोगों के अंदर जो हेट्रेड है वो सामने फूट फूट के आ रहा है, और इसलिए तो इतना अंडा वगैरह ट्रीटमेंट चल रहा है। चलो ये तो एक दूसरे बात हो गया। लेकिन जिस बात को लेकर मैं चर्चा कर रहा था, वो है सबसे अहम बात। क्या है वो बात? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋतुव्रत बनर्जी वो सांबादिक से बात कर रहे हैं कोलकाता एयरपोर्ट में। कहाँ जा रहे हैं ये ऋतुव्रत बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस का जो एमएलए का सबसे बड़ा पार्ट अभी इनके नेतृत्व में बन गया, वो जा रहा है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कल फैसला होने वाला है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ ये तृणमूल कांग्रेस का प्रतीक और उसका फंड रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गया। जो इस कहावत से मैंने बात चालू किया कि सैकड़ा ठुक ठाक कमारे एग्गा। ये जो ममता बनर्जी जब सत्ता में थी, जबरदस्ती तो वो वहां पर सत्ता में थी, जोर करके जबरदस्ती वोट लूट करके थी। लेकिन जब वहां पर राजनीतिक तरीका से भाजपा उनके साथ लड़ाई करते थे, तो क्या क्या ना गलत अपशब्द ये ममता बनर्जी ने यूज किया। जब नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के लिए कुछ बयान वो स्टेज से चुनाव के टाइम देते थे, तो तब वहां पर गाली निकलते थे उसके मुंह से। ऐसे ऐसे अपशब्द यूज करते थे कि मीडिया को उसको बीप बीप देके यूज करना पड़ते थे। नड्डा जी जब सर्वभारतीय सभापति थे, तो उनके नाम प्रोनाउंस करने के लिए ममता बनर्जी बोलते थे नड्डा फड्डा चड्डा गड्ढा। ऐसे गंदे हरकतें करते थे, शब्द यूज करते थे। लेकिन आज देखिए उसका पार्टी का क्या हाल हो गया। जिन लोगों को जेल में रहना चाहिए था, ममता बनर्जी अपने पॉलिटिक्स के लिए उनको ही अपने पार्टी में शामिल किया था, और वही अब ममता बनर्जी से अपना पार्टी छीनने जा रहा है। आपको मालूम है कुछ दिन पहले ही ये ऋतुव्रत के नेतृत्व में वहां पर एक 5 स्टार होटल में एक मीटिंग होता है, और जिस मीटिंग के बाद वो डिसाइड करते हैं कि नए उनका वर्किंग कमेटी बने हैं, और उसके हिसाब से अभी वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और यही असली तृणमूल है ऐसे डिमांड रखेंगे। तो ये लेके ऑलरेडी ये ऋतुव्रत का 5 एमएलए चले गए थे कलकत्ता का जो सीईओ ऑफिस है वहाँ पर मीट करने के लिए, और वहाँ पर सारे जो चीज़ है वो वहाँ पर उसने डिस्कस किया। और उसके बाद बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनको टाइम चाहिए, वो मीट करना चाहते हैं और पूरे जो सिचुएशन है वहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहते हैं। वो वाला टाइम कल दोपहर को 12 बजे मिल गया है इन लोगों के लिए। और ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 मेंबर का एक टीम अभी दिल्ली पहुंच गया। क्यों दिल्ली पहुंच गया? वहां पर जाके गणेश कुमार जी से ये मीट करेंगे और बोलेंगे कि देखो भाई, ये तृणमूल कांग्रेस का जो संविधान है उसके हिसाब से एक क्लॉज है कि उनका जो वर्किंग कमेटी है उसका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है। तो ममता बनर्जी जब लास्ट ये एक जनरल मीटिंग बुलाए थे, उसके बाद 3.5 साल के ऊपर हो गया है। मतलब पिछला जो उनका वर्किंग कमेटी था वो
और लीगल नहीं है। तो इस हिसाब से ये लोग ने फिर से एक जीएम बुलाया है और उस जीएम के हिसाब से जो रेजोल्यूशन है वो मिनट्स भी वो सबमिट करने वाला है। वहाँ पर ये नए कमेटी बनाया है और उस नए कमेटी के हिसाब से ये तृणमूल कांग्रेस का जो प्रतीक है, ये तृणमूल कांग्रेस का जो फंड है, सब इसके पास होना चाहिए। और ये भी मांग वहाँ पर होगा कि बस हमारा परिषदीय दल नहीं, एमएलए का टीम नहीं, हमारा जो संगठन है वो भी हमारे साथ ही है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ कोई नहीं है। अब सबसे बड़े मजे की बात है, ये जो डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन होगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी के सामने। अब ये वाला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि देखिए, जब एसआईआर हो रहा था बंगाल में, तब हम लोगों को तो मालूम पड़ गया कि ममता बनर्जी कैसे जीतते थे। इतने सारे करप्शन करने के बाद, बंगाल को लूटने के बाद भी उनका जीतने का फॉर्मूला क्या था? जीतने का फॉर्मूला था दो ही चीज़। एक तो था एएसडी, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिनका डेथ हो गया है, जो शिफ्ट हो गया है, तो वो सारे वोटर का नाम वो वोटर लिस्ट में रख देते थे और तृणमूल का गुंडा जाके उसके ऊपर छप्पा करते थे। तो पहले जब एसआईआर हुआ, वो एएसडी वाला नाम हट गया, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट थे। क्यों? क्योंकि उसने वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम, जिसका नाम नहीं रहना चाहिए, उनका नाम भी यहाँ पर घुसा के रख दिए थे वोटर लिस्ट में, तो उसके वोट से जीत जाते थे। लेकिन वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कर दिया एक करे स्टेप, जिसका नाम था एडजुडिकेशन, और वहां पर वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके ये सारे नाम को निकाल दिया। जो 36 लाख नाम निकल गया, तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का हवा निकल गया। और गुस्से में तब ये ज्ञानेश कुमार जी को, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, एक सांविधानिक पोस्ट है, उनको बोलते थे भाई भैनिश कुमार। तो ये जो ज्ञानेश कुमार जी है, उसको डिसरेस्पेक्ट करके जब भैनिश कुमार बोलते थे, वही अभी ममता बनर्जी के पास ये प्रतीक और फंड रहेगा या ऋतव्रत के पास ये प्रतीक और फंड रहेगा, वो वाला डिसीजन लेने वाला है। तो आप समझ ही रहे हो कि ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए कितना बड़ा दिक्कत का दिन काल होने जा रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसमें ही ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का सारे दिक्कतें खत्म हो गए, तो आप गलत समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी अभी फंस गए हैं एक नए चक्कर में। सेबास्ट्राई लेकर, सेबास्ट्राई बोल के एक प्रकल्प वो चलाते थे और उसमें जो स्कैम सामने आया, तो इसके बाद तो अभिषेक बनर्जी अब कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन उसके पहले आपको मालूम है, ये अभिषेक बनर्जी जो डीजे वाला बात किए थे ना, कि ये 4 तारीख 4 मई का 12 बजे के बाद जब टीएमसी जीतेंगे और भाजपा यहाँ पर हार जाएंगे, तो जो भी टीएमसी के अगेंस्ट में था सबका डीजे बजाएंगे, मतलब सबका वो मौत के घाट उतार देंगे, सबको जिंदा जला देंगे, सबको पीटेंगे। ममता बनर्जी ने बोला था कि भाई जो भाजपा का लोग है, उसके घर के बाहर पोस्टर डालना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में भाजपा को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। तो वो वाला सिचुएशन लेके अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट केस हो गया। वो केस सीआईडी के पास चले गए, वहां पर इंटरोगेशन हो गया, उनका जो एविडेंस था उसको बरामद किया गया है। अभी अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल टेस्टिंग करना चाहिए, जिसका डेडलाइन था 30 तारीख को, लेकिन डर के मारे अभिषेक बनर्जी गए नहीं। वो हाई कोर्ट में जाके उसको डालने का कोशिश किया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सीधे सीधे बात बोल दिया कि भाई आप ऐसे डाल नहीं सकते हो, इन्वेस्टिगेटर जैसे चाहे ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हाई कोर्ट कोई कहीं पे है ही नहीं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगा वो भी डिसाइड कर देंगे, तो आपको तो वॉइस सैंपल टेस्टिंग देना पड़ेगा। और उसके लिए उसको 8 जुलाई को एक डेट फाइनलाइज हुआ है। वहां पर ममता, अगर अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंचता है, तो उसके बाद उसके नाम में अरेस्ट वारंट हो जाने का 1000% चांस है, बहुत ही हाई चांस है। लेकिन अभी अभिषेक बनर्जी वहां पर चले गए हैं हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके पास। बोलता है कि भाई ये जो लोअर कोर्ट है, ये है वो है, ऐसे मैं इतना घूम नहीं सकते हो, आप एक काम करो, एक जज फिक्स कर दो जो मेरे केस एक्सक्लूसिवली सुनेंगे। अब सुनो, कभी ऐसे होता है भारतीय संविधान में, आइन में ऐसे कोई प्रोविजन है क्या? लेकिन वही बोलता हूँ, नादान बच्चे हैं। जब अपने बुआ सत्ता में थे तब पॉलिटिक्स में आ गए, गुंडा, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब उसके पैरे के नीचे रहते थे और सोचते थे कि पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है, कानून को तो मानने का जरूरत ही नहीं है, और इसलिए ऐसे उल्टा सीधा मांग कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट क्या बोलेगा उसके ऊपर हमको तो देखना है। लेकिन इस सब के बीच में अभिषेक बनर्जी फंस जाता है दूसरे एक चक्कर में। क्या है चक्कर? वही जो सेबास्ट्राई बल के बोल रहे हैं। तो ये सेबास्ट्राई प्रकल्प क्या था? अभिषेक बनर्जी को बोलना था उनका जो एमपी एरिया है डायमंड हार्बर, वहां पर वो जो उनका वोटर है
उसके लिए एक कैंप बनाएंगे, हेल्थ कैंप बनाएंगे और वहाँ पर सबका ट्रीटमेंट वो फ्री में करेंगे। बहुत अच्छे स्टेप है, चलो। लेकिन यहाँ पर सवाल अभी बहुत सारे उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर घोटाला पे घोटाला क्या है, क्या क्या पॉइंट उठ रहा है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर जो मेडिसिन दिया जाते थे ये घटिया क्वालिटी का मेडिसिन है। अभिषेक बनर्जी अपने वोट खरीदने के लिए लोगों के जान जोखिम में डाल देते थे। ये मेडिसिन से लोगों का मौत तक हो सकते थे, ऐसे एलिगेशन आ गया है। दूसरे बात, जो डॉक्टर यहाँ पर ट्रीटमेंट करते थे, जो डॉक्टर यहाँ पर इलाज करते थे, वो डॉक्टर है ही नहीं। या तो आयुष डिपार्टमेंट उसको उठा के लेकर आते थे, नहीं तो जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ का जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट होता है जो अभी तक डॉक्टर नहीं बना है, कोई सीनियर डॉक्टर के विजिलेंस के बगैर जो ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकता है, जबरदस्ती उसको वो सारे कैंप में लेके आते थे। आप सोच लीजिए, किसी का कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उसको अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट ट्रीटमेंट कर रहा है और कुछ इलाज बोल रहा है तो वो सही भी नहीं हो सकता है, उसके लिए वो जिंदगी और मौत के सवाल हो जा सकता है। लेकिन अपने वोट बैंक के लिए घटिया काम करते थे। और अगर ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले मना कर देते थे कि भाई हमको नहीं जाना है, हम तब भी डॉक्टर बना नहीं, तो वहाँ पर चलते थे थ्रेट कल्चर, इन लोगों के ऊपर मेंटल टॉर्चर चलते थे, फिजिकल हैरेसमेंट चलते थे और जबरदस्ती इन लोगों को लाया जाता था। ये भी पॉइंट आ गया। तीसरे पॉइंट आ गया है, यहाँ पर जो रिपोर्ट दिया जाता था, तो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो वो तो अच्छे कुछ नहीं कर पाएंगे, सब तो वो पढ़ा नहीं तब तक, तो इसलिए ये सारे मेडिकल रिपोर्ट एआई से बनाया जाता। आप सोच लो जिंदगी लेकर अभिषेक बनर्जी वोट बैंक के लिए क्या क्या कर रहा था। मेडिकल रिपोर्ट भी एआई से जनरेट कर रहा था। तो ये सब मिलके अभी उनके नाम में हो गया एफआईआर। तो उसका तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस, डीएम, एसपी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा के पूरा वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर शारदा मुखर्जी, बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर है, उनको अभी ये मिनिस्ट्री दिया गया है। वो बोलता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से भी हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और यहाँ पर एक मजे के बात भी आ जाता है, ये सेवाश्रय जो कैंप किया है, अगर अभिषेक बनर्जी अपने एमपी एरिया में ही उसको रेस्ट्रिक्टेड रखते तो ठीक है, जबरदस्ती वो दूसरे एरिया में भी किया है और वहां पर जो गवर्नमेंट के डॉक्टर है, गवर्नमेंट के मेडिसिन है, वो सारे इस्तेमाल किया है। तो मतलब जो वेस्ट बंगाल का हेल्थ सेगमेंट था, अपने वोट बैंक के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए अभिषेक बनर्जी ने ऐसे ही खत्म कर दिया। अब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो इनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन और भी एक दिक्कत अभी आ गया ममता बनर्जी के लिए। आज पुलिस ने चले गए थे पश्चिम बर्धमान में, वहां कर जामुरिया बोल के जो जगह है, उनका एक्स एमएलए था हरेराम सिंह तृणमूल कांग्रेस से, उनके बेटे के एक कार्यालय था जिसका नाम था प्रेमपाल सिंह। तो उसके वहां पर अब पुलिस छानबीन किया और बहुत सारे कारतूस, गोली वहां से बरामद हुआ। और सबसे बड़ी बात है, ये जो एरिया है ये पूरा कोल माइनिंग एरिया है, तो वहां पर जो ईसीएल है उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से बरामद हुआ है। मतलब ये जो कोयला तस्करी होते थे और वो बंदूक के नॉल के सामने होते थे, वो अभी एस्टेब्लिश हो गया है। मजे की बात है, ये बाप बेटे हरेराम सिंह और प्रेमपाल सिंह दोनों ही भगवा है, भाग गया है वहां से। अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा होता तो इनको भागने का क्या जरूरत है। और उनसे भी मजे की बात आप सुनोगे, ममता बनर्जी जब वहां पर चुनाव प्रचार में गए थे तब खुद बोले थे कि भाई ये आपके जो बेटे हैं ना, ये बहुत गलत काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी तब का एमएलए हरेराम सिंह बोलते थे कि छोटे बच्चे हैं, कर लिया। आप सोचो, जिसके बाद मतलब बंदूक के गोली के एकदम कारखाना बन गया है, वो छोटे बच्चे हैं, वो गुंडे हैं और उस गुंडे ने बंदूक के दम से वहां पर पॉलिटिक्स करते थे। जो अपोजिशन है उसको डरा के धमका के रखते थे। और ममता बनर्जी ये सब जानते हुए भी, चीफ मिनिस्टर पुलिस मिनिस्टर होते के बावजूद भी उन्होंने ये सारे अलाउ किया है, क्योंकि ममता बनर्जी को तो चाहिए था गुंडे, वो तो चाहते थे गुंडे राज चले वेस्ट बंगाल में, क्योंकि उनको भी मालूम था ये गुंडे राज खत्म हो जाएगा तो उनका पॉलिटिक्स भी खत्म हो जाएगा, जो अभी दिखने को मिल रहा है। तो मतलब यहां पर ममता बनर्जी मिनिस्टर होते हुए जानबूझ के ये सब अलाउ किया था। अभी क्या इसका इन्वेस्टिगेशन होगा? और इसका इन्वेस्टिगेशन होने का एक बहुत बड़ा मौका अभी आगे आने वाला है, जो हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करने वाला है। ये जो मानसून सत्र चालू होगा वहां पर एक बड़ा बिल आ रहा है, जो बिल
पहले ये भाजपा गवर्नमेंट ने लाया था, इंडिया गवर्नमेंट में लाया था, वो है कोई भी पीएम, कोई भी सीएम, कोई भी मिनिस्टर अगर अगर वो कोई ऐसे काम करते हैं जिसके लिए उनके अगेंस्ट एफआईआर होता है और उसको जेल जाना पड़ता है और 30 दिन वो जेल में बिताता है, तो उनका वो पोस्ट चला जाएगा। तो ममता बनर्जी ने तब इसको गाली दिया था, बोला था कि ये गणतंत्र के लिए लज्जा है। और तब ये जो अमेंडमेंट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था, तो वो वाला पार्ट तो नहीं था एनडीए के पास। लेकिन ये जो मानसून सत्र आ रहा है वहां पर उनका 2/3 मेजोरिटी होने का हाई चांस है। जैसे तोड़-फोड़ अभी हुआ है वो तो हो जाएगा, तो वो बिल तब जेपीसी में भेजना पड़ा था। अब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सजेशन लेके वो वाला बिल दोबारा प्लेस होने जाने वाला है, और वो एक बार प्लेस हो जाते हैं तो ये सारे चीज़ तो रास्ता तो खुल जाएगा। देखिए, हालांकि ममता बनर्जी तो एक्स मिनिस्टर हो गया तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जैसे ममता बनर्जी है वैसे देश में और भी ममता बनर्जी है जो भारत के बाहर बैठे हुए शत्रु देश के साथ हाथ मिला के देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, और उनको सुधारने के लिए अभी एक तो रास्ता चाहिए, वो कठोर रास्ता चाहिए, और वही बाला मोदी जी दिखा रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी जैसे हरकत जो बंगाल में हुआ है, चलो बंगाल का लोग तो इनको सत्ता पलट दिया, उसको भगा दिया, लेकिन अगले दिन भारत के इतिहास में अगर ऐसे कोई आएगा तो उसके लिए भी कड़ा सबक सिखाने का रास्ता होना चाहिए, जो रास्ते ये मानसून सत्र में खुल रहा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है, मानसून सत्र में और भी सारे बिल आएंगे जहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जरूरत है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, डिलिमिटेशन, महिला संरक्षण बिल, बहुत सारे चीज आने वाला है। तो वो वहां पर ये वाला बिल बेसिकली एक एसिड टेस्ट आप बोल सकते हो कि जो 2/3 मेजोरिटी का बात हम कर रहे हैं, सच में वो 2/3 मेजोरिटी अचीव हुआ है, कोई अंदर से घपलाबाजी तो नहीं कर रहा है। वो एक बार टेस्टिंग हो जाएगा तो बाकी सारे बिल भी आ जाएंगे, और इसके मतलब 20 जुलाई से संसद में जो काम शुरू होने जाने वाला है, जो सुधार आने वाला है भारत के संसदीय राजनीति में, वो तो उछाल मचा देगा। लेकिन 20 जुलाई अभी बहुत दूर है, बात हो रहा है कल का, जब दिल्ली में लड्डू फूटेगा और वहां पर ममता बनर्जी के हाथ से उनका पार्टी का प्रतीक और फंड जाने वाला है। और वो एक बार आ जाता है तो ममता बनर्जी को आप पता चलेगा, पाप किसी को बाप को नहीं छोड़ता। क्या बोलेंगे ये सब लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट डालिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।